नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, या फिर हम कह सकते हैं आज इस हम लोग हैं जो कि राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के है जो कि सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो नृत्य को है जो कि कई भागों के अंदर बांट करके है जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर। पहले हम लोग है जो कि आपके क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, उसके बाद में जातीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे और उसके बाद में है जो कि आपके धार्मिक व सामाजिक नृत्य पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग है जो कि नोट्स हम कह सकते हैं बनाते रहना, साथ साथ नोटबुक निकाल लीजिए। तो हेडिंग लगाइए लोक नृत्य, हेडिंग लगाइए लोक नृत्य। हेडिंग लगाइए लोक नृत्य। तो इसके अंदर हम लोग है जो कि नृत्य को पढ़ेंगे तो उसको एक समझने के आधार पे है जो कि कई भागों के अंदर हम लोग है जो कि विभाजित कर देते हैं, जिससे हमें समझने में भी आसानी होगी और उससे जो कि हम भूल नहीं पाएंगे। तो जैसे हम पढ़ेंगे पहले क्षेत्रीय नृत्य। तो कुछ जो नृत्य है जिनको क्षेत्रीय नृत्य के अंदर विभाजित किया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे नृत्य हैं जो किसी क्षेत्रों के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो वहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा नृत्य है जो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे जैसे गिद्दड़ नृत्य है तो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि आपके पुरुष करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है और आपके होली के अवसर पर किया जाता है। तो इस हिसाब से कई नृत्य है जो कि किसी अन्य पर्टिकुलर किसी खास जाति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर अन्य जाति भाग नहीं लेते, तो वो किसी जाति का एक जाति का रहता है, तो उसे जातीय नृत्य कहा जाता है। जैसे भील जाति का कोई नृत्य है। और उस हिसाब से कुछ जो नृत्य है उनको बांटा गया है व्यवसायिक नृत्य के रूप में, है ना। तो एक बार मैं लिखवा दूं, जैसे कि आपका किन किन भागों में बांटा है इनको। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, और फिर 2 नंबर पे हम कह सकते हैं जातीय नृत्य पढ़ेंगे, जातीय नृत्य, और 3 नंबर पे आपका व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य मतलब चाहे किसी भी जाति का हो, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उनका व्यवसाय बन जाता है, उनका धंधा बन जाता है। उनके नृत्य करने के बदले उनको है जो कि क्या होता है, पैसे मिलते हैं ना। तो फिर हम पढ़ेंगे आपका 4 नंबर पे होगा धार्मिक व सामाजिक नृत्य, धार्मिक व सामाजिक नृत्य, धार्मिक व सामाजिक नृत्य। इसके अंदर जैसे कि आपके कई सारे जो अनेक प्रकार के जो संप्रदाय वगैरह होते हैं, जो समाज होते हैं, उन अलग अलग समाजों के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कि आपका अग्नि नृत्य है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो वो उनका है पर्टिकुलर, वो आपके किसके अंदर आ जाएगा, धार्मिक व सांप्रदायिक नृत्य के अंदर वो पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये 4 प्रकार के हम कह सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रीय नृत्य के बारे में आपके कई सारे नृत्य हो जाएंगे, जातीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य। तो इसके अंदर जिस मच्छर आ रहे हैं ना, तो उसमें हम कह सकते हैं आपके जैसे कि जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, जिस नृत्य के अंदर पुरुष भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य, है ना। ठीक है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं उसे कहा जाता है पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। और जिसमें केवल स्त्री भाग लेती है, जिसमें केवल स्त्री भाग लेती है उसे क्या कहा जाता है, स्त्री प्रधान नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य। तो कई सारे ऐसे जो नृत्य है जिसके अंदर केवल स्त्री भाग लेती है, जिसमें पुरुष नहीं लेते हैं, तो वो क्या होता है, स्त्री प्रधान नृत्य। जिसमें पुरुष भाग लेता है केवल पुरुष, जिसमें स्त्री भाग नहीं लेती है, वो क्या कहलाता है आपका पुरुष प्रधान नृत्य। और एक ऐसा नृत्य होता है जिसके अंदर पुरुष भी भाग लेता है प्लस स्त्री भी भाग लेती है, यानी वह नृत्य स्त्री प्लस पुरुष दोनों साथ करते हैं, उसे कहा जाता है युगल नृत्य, युगल नृत्य। ये भी याद रखना ना, युगल, युगल का मतलब जोड़ी हो जाती है दोनों की, है ना। जोड़ी का मतलब पुरुष व स्त्री दोनों है जो कि क्या करते हैं, उस नृत्य के अंदर दोनों भाग लेते हैं, साथ में नृत्य करते हैं, उसे कहा जाता है युगल नृत्य, है ना। युगल नृत्य है जो कि दोनों के साथ में किया जाता है। फिर हम शुरू करते हैं, हेडिंग लगाइए आप लोग है जो कि क्षेत्रीय नृत्य, फर्स्ट नंबर लगा के क्षेत्रीय नृत्य, उसके अंदर है जो कि पढ़ते हैं गिद्दड़ नृत्य। हेडिंग लगाइए क्षेत्रीय नृत्य,
फर्स्ट नंबर ऐसे लगाइए, क्षेत्रीय नृत्य। जिसमें हम पढ़ेंगे आपके गिद्दड़ नृत्य। क्या पढ़ेंगे? गिद्दड़ नृत्य। तो गिद्दड़ नृत्य के अंदर भी हम लोग है जो कि काफी सारी जानकारी लेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन टॉपिकों पे हम लोग है जो कि कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला नंबर लगा के लिखिए गिद्दड़ नृत्य। ये कहां का प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, लिखवा दूंगा, मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई अब लिख लो ना। और मतलब किसका नृत्य है जो कि ये कौन करता है? इससे है जो कि हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान नृत्य है। यहाँ पे लिख लो पुरुष। तो अगर इस हिसाब से आपको लिखा मिले तो मतलब ये हो गया कि आपका गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पे किया जाता है और पुरुष करते हैं। तो पुरुष करते हैं तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो अब आप लोग है जो कि लिख सकते हैं, जैसे कि इस नृत्य के बारे में बात करें तो जो गिद्दड़ नृत्य आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। और अमूमन क्षेत्रीय नृत्य के अंदर हम पढ़ेंगे तो आपके कई सारे जो ऐसे नृत्य है जो होली के अवसर पर ही किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो आपके होली का जो दहन किया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो होली जलाई जाती है, उसके अंदर एक हम कह सकते हैं गिल्ली जो खेजड़ी का लकड़ी जो रोपी जाती है जिसे कहा जाता है डांडा रोपण। तो ये गिद्दड़ नृत्य है, ये आपके होली के अवसर पर डांडा रोपण के बाद में ये जो नृत्य किया जाता है उसे गिद्दड़ नृत्य कहा जाता है। या फिर वो गिद्दड़ नृत्य है वो आपके होली के अंदर डांडा रोपण के बाद में है जो कि ये नृत्य किया जाता है। फिर हम इसके बारे में और भी बात कर सकते हैं। ये जो नृत्य है आपका गिद्दड़ नृत्य, ये स्वांग कला पे आधारित है। गिद्दड़ नृत्य स्वांग कला पे आधारित है। गिद्दड़ नृत्य किस पे आधारित है? स्वांग कला पे। अब स्वांग कला क्या होती है? स्वांग कला वो होती है इसके अंदर जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, जिसके अंदर कोई साधु का रूप धारण करता है, कोई शिकारी का रूप धारण करता है, कोई सेठानी का रूप धारण करता है, यानी उसमें रहते पुरुष ही है। सेठ बनता है, कोई सेठानी बनता है। महिला का वेश करते हैं जिसमें रहते पुरुष ही है, क्योंकि पुरुष प्रधान नृत्य है तो इसके अंदर पुरुष है जो कि अलग अलग प्रकार के सेठ सेठानी का रूप भी धारण करते हैं। श्वांग रचते हैं जिसे शांग हम कहते हैं, और साधु का रूप धारण करते हैं, शिकारी का रूप धारण करते हैं, और आपके दुल्हा दुल्हन का रूप धारण करते हैं, पठान का रूप धारण करते हैं, सरदार का रूप धारण करते हैं, पादरी व अन्य हम कह सकते हैं बंजारा का रूप है जो कि ये धारण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्वांग पद्धति। क्या कहा जाता है? स्वांग कला कह सकते हैं, स्वांग पद्धति कहते हैं और शैली भी कह सकते हैं। तो इसके आधार पे है जो कि आपका गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। इसके अंदर जो पुरुष है वो महिलाओं का वेश धारण करता है तो उसे गणगौर कहा जाता है ना। और गणगौर जब पुरुष होता है वो महिलाओं का रूप धारण करके है जो कि क्या करता है, जब गोल घेरे में क्या करता है, नृत्य करता है, तो उसे कहा जाता है महरी। और उसी के अंदर एक बीच के अंदर, यानी ये नृत्य है जो कि आपका ऐसे राउंडिंग के अंदर है जो कि ऐसे घूमते रहते हैं और नृत्य करते हैं। और इसके अंदर यानी इसमें तो पुरुष रहते हैं और इस बीच के घेरे में जो बच्चे क्या करते हैं, गिद्दड़ नृत्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है गेड़। बच्चों के द्वारा, चलो मैं नोट्स बनवा दूंगा, बच्चों के द्वारा जो गिद्दड़ नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? गेड़। उसे क्या कहा जाता है? गेड़ कहा जाता है। ये ध्यान रखना। और ये जो पुरुष क्या करते हैं, अलग अलग मतलब क्या करते हैं, स्वांग करके जो नृत्य करते हैं, तो अलग अलग जो स्वांग करते हैं पुरुष महिलाओं का जो वेश धारण करते हैं उन्हें कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है? गणगौर। पुरुष जब महिलाओं का वेश धारण करता है उन्हें कहा जाता है, धारण करके जो नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है गणगौर। उसके बाद में आता है एक महरी। तो महरी कौन होती है भाई? जो पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके पैरों में घुंघरू बांध के और गोल दिशा में घूम घूम के है जो कि आपका घूमते हुए गिद्दड़ नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है महरी। महरी वैसे हम कह सकते हैं आपके पुरुषों का कपड़ा पहन के जब नृत्य करते हैं घूम के, है ना, तो उसके जो घाघरे की जो ऐसे राउंड जो साइड होती है, जो किनारा होता है वो ऐसे घूमता है ना, उससे ही आपके महरी कहा जाता है, कहने का मतलब है ना। तो अब आप लिख सकते हैं। चलो ये आपको इतना लिखवा दिया, इधर आप लिखते रहो। ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। बस इसके अंदर
आपको यही पूछ सकते हैं कि ये कौन सा, मतलब ज़्यादातर आपका ये रहेगा कि ये जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, या फिर आपको है जो कि एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि कुछ नृत्य दे दिए गए और कुछ क्षेत्र का नाम दे दिया गया, तो उससे आपको सुमेलित करना है। अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि आपको सुमेलित करना है ना। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान का मतलब इसमें पुरुष भाग लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पुरुष नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। गीदड़ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये आपके कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी, अब आप साथ साथ नोट्स बनाते रहो, है ना। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये कहां का प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर हम कहते हैं आपके ये जो गिद्ध नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और होली के अवसर पर कब किया जाता है? होली के अवसर पर आपके डांडारोपण के बाद में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य है डांडारोपण। चलो उसके बारे में थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूं। होली के अवसर पर डांडारोपण के बाद, डांडारोपण के बाद यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। और एक दूसरी बात है, आपको है ना जो कोई नायक आईएएस एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो रिवीजन के लिए आपको है जो कि आसानी रहेगी। और फिर हम बात कर सकते हैं, ये इसमें है जो कि आपके डांडारोपण क्या होता है कि जब होलिका का दहन होता है, आपके हम कह सकते हैं होली जो जलाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन क्या होता है कि जो एक उस होलिका जो जलाई जाती है उसके बीच में एक जो डांडा रोपा जाता है, यानी आपके गीली खेजड़ी की लकड़ी या फिर हम कह सकते हैं, तो वो उसके बीच में जो रोपा जाता है उसे कहा जाता है डांडारोपण। उसके बाद में उस डांडे को रोपने के बाद में है जो कि ये नृत्य वहां पे किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गीदड़ नृत्य। इसमें आपके ये है जो कि स्वांग कला पे आधारित है। ये नृत्य स्वांग कला, स्वांग का मतलब अलग अलग वेश धारण करना, स्वांग कला पर आधारित है, यह नृत्य स्वांग कला पर आधारित है। कौन सा नृत्य है जो स्वांग कला पे आधारित है? तो वो आपका गीदड़ नृत्य। कौन सा है? गीदड़ नृत्य। फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर सेठ सेठानी का और साधु शिकारी का, ये प्रकार अनेक प्रकार के जो रूप है, जो वेश है, वो इसके अंदर धारण किए जाते हैं, जिसमें है जो कि चलो लिख लेते हैं इसमें साधु शिकारी, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी व दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, पठान, सरदार, और आपके है जो कि पादरी वगैरह का कई सारे है जो कि रूप इसमें धारण किए जाते हैं। सरदार, पादरी के अनेक रूप के अनेक जो स्वांग या फिर वेश हम कह सकते हैं, जो स्वांग इसमें किए जाते हैं, अनेक स्वांग किए जाते हैं। तो ये किस पे आधारित है? ये आपके स्वांग कला पे आधारित माना जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आपके इसके अंदर जो महिला का जो रूप धारण करता है, पुरुष है जो कि महिलाओं का जो वेश धारण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपके गणगौर कहा जाता है। चलो यही साथ में लिखवा देता हूं ना। गणगौर, गणगौर किसे कहा जाता है भाई?
वह पुरुष जो महिलाओं का वेश धारण करता है और इसके अंदर जो नृत्य करता है, यानी वह पुरुष जो महिलाओं का रूप धारण करता है, जो महिलाओं का क्या करता है, वेश धारण करता है। वेश का मतलब उनकी वेशभूषा, यानी उनके वस्त्र पहनता है, वेश धारण करके क्या करता है, नृत्य करता है। वह क्या कहलाता है, आपके गणगौर। इसके अंदर एक और है महरी, यानी वह पुरुष जो महिलाओं का वेश धारण करता है उसे गणगौर कहा जाता है। और जब महिलाओं का वेश धारण करके है जो गणगौर होते हैं वो क्या करते हैं, गणगौर क्या करते हैं, यानी अब लिख लो आप, महिलाओं के वेश में पुरुष पैरों के घुंघरू बांधकर, पैरों पर घुंघरू बांधकर, पैरों में क्या करते हैं, घुंघरू बांधकर गोल घेरे में गीदड़ नृत्य करते हैं, गीदड़ नृत्य करते हैं, गीदड़े नृत्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, उसे महरी कहा जाता है। मेहरी नहीं है, महरी है ना, महरी कहा जाता है। इसके अंदर एक चीज आपको और याद रखनी है, वो क्या है कि इसके अंदर जो गेड़ होता है, जो घेराव होता है, उसके अंदर जो बच्चे भी भाग लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गेड़। जो बच्चे गीदड़ का नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है गेड़। एक लिखो आप, गेड़। बच्चों के द्वारा जो गीदड़ नृत्य किया जाता है, यानी बच्चों के द्वारा क्या है, आपके जो गीदड़ नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गेड़ कहलाता है। बच्चों के द्वारा गीदड़ नृत्य किया जाता है, क्या कहलाता है, गेड़ कहलाता है, गेड़ कहलाता है। बच्चों के द्वारा जो गीदड़ नृत्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, गेड़ कहलाता है। और एक चीज और इसके अंदर आप ये मतलब लिखना कि भाई गीदड़ नृत्य के अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से है। जैसे इसमें एक तो होगा आपका चंग, है ना, एक तो चंग हो गया, एक ढप हो गया, और एक आपकी है जो कि क्या हो जाएगा, ढोल हो जाएगा। तो ये आप है जो कि इसमें याद रख सकते हैं प्रमुख वाद्य। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे, चंग हो जाएगा, ढप हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ढोल। ये इसके अंदर प्रमुख रूप से प्रयोग में लिए जाने वाले वाद्य यंत्र हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग है जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक बार अगर आप लोगों ने है जो कि नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप अच्छे से इसको है जो कि लिख लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में है जो कि आगे शुरू करते हैं। चलो उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है आपके कौन से, चंग है, ढोल है, डफ है। तो अब एक नृत्य और आता है यहाँ पे आपके, चंग नृत्य। कौन सा आता है, चंग नृत्य, जो कि आपके कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये भी। और क्योंकि चंग नृत्य जो गीदड़ नृत्य का ही एक आपके है जो कि भाग माना जाता है, जिसमें पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर है जो कि पुरुष भाग लेता है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। और ये भी आपके होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र क्या रहेगा, चंग रहेगा। तो चलिए लिखिए, चंग वाद्य यंत्र, हेडिंग लगाइए, चंग नृत्य। चंग नृत्य
कब किया जाता है ये? कौन करता है इसको? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है इसको? होली के अवसर पर किया जाता है। और कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। तो हम बात करें आपके क्षेत्रीय नृत्य है जो कि वहाँ पे आपको प्रश्न जो देखने को मिलेंगे वो केवल आपके क्षेत्र से संबंधित मिलेगी कि भाई ये कहाँ क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का है जो कि प्रसिद्ध माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये है जो कि नृत्य कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। और इसके अंदर आपके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा रहेगा? भाई चंग नृत्य है तो चंग रहेगा। लिखो वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र क्या रहेगा? चंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हम लिखते हैं आपके ढप नृत्य। कौन सा? एक चंग नृत्य हो गया और एक हो जाएगा आपका ढप नृत्य, है ना। तो वो आपके कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। तो इधर लिखिए आप लोग ढप नृत्य। हेडिंग लगाइए ढप नृत्य। तो इसके अंदर हम पढ़ें तो ढप जो नृत्य है वो आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भी आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपके जो गिद्दर नृत्य के अंदर ढोल, चंग व आपके है जो कि ढप, ये तीनों प्रकार के हैं जो कि वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी आपके वहां से ही है जो कि प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है। बिल्कुल अच्छे से आ रही है। उसके बाद में हम कह सकते हैं आपके जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ढप नृत्य। और ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी कब आती है भाई? माघ शुक्ल पंचमी के दिन। तो उस दिन है जो कि नृत्य किया जाता है। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा रहेगा? ढप, है ना। चलो ये लिखो, कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन करते हैं इसको? पुरुष करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? पुरुष प्रधान। ठीक, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस नृत्य है जो आप आगे लिख लेना, बस ये हो गया कि पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये आपके बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी कब आती है भाई? माघ शुक्ल कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी के दिन है जो कि क्या आती है? आपके बसंत पंचमी। उस दिन आपके हम कह सकते हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा? ढप नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। इसके अंदर हम कहें तो जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा? आपका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा रहेगा इसके अंदर? ढप। ढप नृत्य है तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा रह जाएगा? ढप। वाद्य यंत्र कौन सा रहेगा? ढप नृत्य के अंदर ढप वाद्य यंत्र है जो कि इसके अंदर प्रमुख रूप से, या फिर हम कह सकते हैं आवश्यक रूप से इसके अंदर है जो कि प्रयोग में लिया जाता है। फिर आपके है जो कि एक नृत्य आ जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने। हेडिंग लगाइए कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? प्रमुख रूप से कहाँ पे किया जाता है और कब किया जाता है? इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये आपके शेखावाटी प्लस में है जो कि नागौर का प्रसिद्ध है, क्योंकि नागौर के अंदर है जो कि लोक देवता तेजाजी का वहाँ पे है जो कि प्रसिद्धि मानी जाती है, क्योंकि तेजाजी का वहाँ पे निर्माण हुआ था। तो हम कह सकते हैं उनकी आराधना में भी क्या किया जाता है कि ये आपके है कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। पहली बात तो ये कि इस नृत्य के जो रूप में हम कह सकते हैं
ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और साथ में है जो कि तेजाजी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष क्या करता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य रहेगा ये। और इसमें पुरुष क्या करता है, एक लकड़ी की घोड़ी बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई बांस को अपनी कमर पे बांध करके एक कपड़ा उसको है जो कि पहना करके एक घोड़ी बनाता है, उस पे जो कि लगाम एक रस्सी बांध करके है जो कि घोड़ी का एकदम उसको रूप देता है, बिल्कुल वो घोड़ी जैसी लगती है। और क्या करता है कि तेजाजी से संबंधित घटनाओं का जो मंचन उस पर किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो किस पैटर्न पे आधारित है, ये आपके संयोजन कला, वह हम कह सकते हैं नृत्य का जो पैटर्न बनाने की कला पे आधारित होता है। अब इसमें ये पैटर्न संयोजन क्या होता है, ये वो होता है कि जैसे कि इसके अंदर आपके 4 पुरुष इस प्रकार से है जो कि ऐसे रहते हैं, यानी 8 पुरुष ये हो गए और 8 पुरुष है जो कि इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें जब कोई व्यक्ति जो दर्शक होते हैं तो वो देखते हैं तो ये इधर वाले हैं जो कि इधर निकल जाते हैं, और ये इधर वाले हैं जो कि क्या करते हैं, नृत्य करते हुए घोड़ी का जो कच्ची घोड़ी का वेश है जो कि इनको रूप धारण करके ये इधर से इधर निकल जाते हैं, इधर से इधर निकल जाते हैं, तो ये टकरते नहीं हैं। और कहा जाता है कि मतलब इसको देखा जाता है तो दर्शकों को ऐसे लगता है कि कोई फूल खिल रहा है वह बंद हो रहा है, ऐसी जो सुंदर दृश्य इस नृत्य के अंदर है जो कि दिखाई देता है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि फूल के बंद होने व खिलने का जो दृश्य किस नृत्य के अंदर दिखाई देता है, तो वो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी प्लस है जो कि नागौर का प्रसिद्ध है। तो हम कह सकते हैं ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, प्लस आपके जो तेजाजी लोक देवता तेजाजी के आराधना में है जो कि यह नृत्य किया जाता है। और साथ में क्या किया जाता है, उनका जो उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हुई है उनका वहां पे है जो कि मंचन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने जो किसी सेशन को डिस्क्राइब किया है। और इसके अंदर जो प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है वो आपका झांझ वाद्य यंत्र है ना। तो चलिए अब आप लिखने की कोशिश कीजिए। हेडिंग लगाइए कच्ची घोड़ी नृत्य। हेडिंग लगाइए कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या रहेगा, पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, प्लस नागौर का प्रसिद्ध है। शेखावाटी प्लस शेखावाटी व नागौर का प्रसिद्ध है। ठीक है, शेखावाटी व नागौर का प्रसिद्ध है। और उसके बाद में हम कहें तो इसमें क्या करता है, ये जो नृत्य है वो आपके नृत्य कला पैटर्न पे है जो कि आधारित होता है इसके अंदर, यानी ये विवाह के अवसर पे किया जाता है, प्लस तेजाजी की आराधना में किया जाता है। ये भी लिख लो आप, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर और साथ ही यानी तेजाजी की आराधना में किया जाता है। तेजाजी की आराधना में किया जाता है, किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर और तेजाजी की आराधना में किया जाता है। इसमें पुरुष क्या करता है, कच्ची घोड़ी बनाता है, एक बांस की घोड़ी बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें पुरुष से बांस को अपनी कमर में फंसा करके है जो कि नकली घोड़ी बनाता है। इसमें पुरुष क्या करता है, बांस को अपने कमर, बांस को अपनी कमर में फंसाकर क्या करता है, नकली घोड़ी बनाता है, नकली घोड़ी बनाता है। और फिर क्या करता है, नकली घोड़ी बनाता है और तेजाजी से संबंधित घटनाओं का मंचन करता है। वह तेजाजी से संबंधित घटनाओं का मंचन करता है। घटनाओं का क्या करता है, मंचन करता है। तो आप साथ साथ लिखते रहना,
कौन करता है? जो कच्ची घोड़ी अपनी कमर पे है जो कि बांस की बनाता है। कच्ची घोड़ी का मतलब हो जाता है नकली घोड़ी, है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो नृत्य है वो आपके संयोजन व नृत्य कला पे आधारित है या फिर नृत्य पैटर्न पे आधारित है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो संयोजन व नृत्य का पैटर्न पे आधारित होता है। नृत्य का पैटर्न बनाने की कला, तो पैटर्न बनाने की कला यही थी जो मैंने बताया था कि इसमें है जो कि पुरुष से क्या करते हैं, आपके एक जैसे कि आपका क्रोश होता है उस हिसाब से है जो कि ग्रुप सा बना लेते हैं, यानी उसमें है जो कि 4 पुरुष इधर हो जाते हैं, 4 इधर, तो वो उधर वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले उधर आ जाते हैं। तो उसमें है जो कि वो पहली बात तो टक्करते नहीं है, और उसमें है जो कि देखने वाले जो दर्शक है उनको है जो कि ऐसी आकृति दिखाई देती है कि जैसे कोई फूल है जो कि खिल रहा है वह बंद हो रहा है, ऐसी आकृति है जो कि उनको सुंदर दृश्य उनको है जो कि दिखाई देता रहता है। तो ये भी आप इसके साथ लिख लेना। ये नृत्य संयोजन, ये नृत्य संयोजन व नृत्य कला व नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। नृत्य कला पैटर्न कला पर आधारित है। नृत्य कला पैटर्न पे आधारित है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फूल के क्या है, जिसमें फूल के खिलने व बंद होने का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जिसमें फूल के खिलने व बंद होने का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सुंदर दृश्य दिखाई देता है या फिर दिखता है, दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? झांझ। इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? झांझ। प्रमुख, चलो ऐसे लिख लो, वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? झांझ। तो इसके अंदर बस केवल इतना था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कच्ची घोड़े नृत्य से कवटी नागौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि आपके विवाह के अवसर पे और आपके तेजा जी की जो आराधना के अवसर पे किया जाता है, या फिर तेजा जी की आराधना हम कहें तो उनका निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को, है ना, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। तो उस दिन है जो कि क्या किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र नागौर के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र प्लस आपके नागौर के अंदर है जो कि ये नृत्य किया जाता है, उनकी याद में किया जाता है। और उनकी जो भी घटनाएं थी तेजा जी की संबंधित, उनका मंचन किया जाता है। और ये आपके नृत्य है जो कि किस पे आधारित है? ये नृत्य आपके संयोजन व नृत्य का जो पैटर्न बनाने की जो कला है उस पे आधारित है, पैटर्न बनाने की कला। तो यहाँ तक अच्छे से है जो कि आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में हम लोग है जो कि आगे पढ़ते हैं, आपका कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? कच्ची घोड़ी पढ़ लिया। तो एक बार आप लोग है जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको है जो कि नोट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपके है जो कि डांडिया नृत्य। चलो आगे लेते हैं, हेडिंग लगो डांडिया नृत्य। हेडिंग लगाओ डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य में जो कि कौन करते हैं? इसको पुरुष करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? पुरुष प्रधान नृत्य है। और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़। तो मारवाड़ कहाँ का हो गया? जैसे कि आपका जोधपुर का ना। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है कौन सा? डांडिया नृत्य। इसमें ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर जो प्रमुख रूप से जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से है? जैसे कि आपका धमाल गीत हो गया, और होली के जो गीत गाए जाते हैं, प्लस एक आपके जो बड़ली के भैरू उसका मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। तो उनके भी यहाँ पे है जो कि गुणगान से संबंधित जो गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। लिखो आप डांडिया नृत्य। हेडिंग लगो डांडिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है।
पुरुष प्रधान नृत्य है। कहां पे किया जाता है, कहां का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं आपके, यानी ये आपके कब किया जाता है, हम कहें तो आपके होली के अवसर पे किया जाता है। उसके अंदर आपके धमाल गीत, होली गीत व आपके बड़ली के भैरू जी के है जो कि गुणगान के प्रमुख गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। कब किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें कौन से प्रकार के जो कि गीत गाए जाते हैं, धमाल गीत, धमाल गीत, धमाल गीत हो गया, बड़ली के भैरू जी के गीत हो गए, होली के गीत हो गए, चलो लिखते रहो, धमाल गीत, होली के गीत व बड़ली के भैरू जी, बड़ली के भैरू जी से संबंधित, बड़ली के भैरू जी से संबंधित बड़ली के भैरू जी के गुणगान से संबंधित, बड़ली के भैरू जी के गुणगान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। गुणगान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, यानी इसमें है जो कि धमाल गीत, होली के गीत व बड़ली के भैरू जी के गुणगान से संबंधित जो गीत इसके अंदर गाए जाते हैं। बड़ली का भैरू जी ये आपके मंदिर है जो कि कहां पे है, जोधपुर के अंदर है। कहां पे है ये, जोधपुर में। कहां पे ये, जोधपुर के अंदर है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में जो कि हम पढ़ेंगे आपके जो सातल देव की याद में मनाया जाता है कि सातल देव की याद में है जो कि एक नृत्य किया जाता है, वो आपका घुड़ला नृत्य, उनको पढ़ते हैं। तो घुड़ला नृत्य आप लोग है जो कि हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, घुड़ला नृत्य। कौन सा होगा, घुड़ला नृत्य, जिसमें सातल देव ने घुड़ले खां को मारा था। क्यों मारा था, क्योंकि है जो कि सातल देव ने घुड़ले खां वह आपके है जो कि मलुक खां, इन दोनों का है जो कि क्या किया था, बहुत बड़ी हार के साथ में उनको हराया था युद्ध के दौरान। फिर वो वहां से है जो कि भागते हैं, तो भागते वक्त है जो कि क्या करते हैं, कुछ गणगौर खेलती हुई महिलाओं को क्या करते हैं, घुड़ले खां जो कि अपहरण कर लेता है। और अपहरण करता है तो क्या करते हैं कि सातल देव को है जो कि गुस्सा आता है, तो वो उनको है जो कि घुड़ले खां का सर काट के उन बच्चियों को है जो कि छुड़ा देते हैं। और वो सर है जो कि ला करके किनको देते हैं, वो जो गणगौर खेलने वाली जो महिलाएं उनको दे देती है। और वो उनसे है जो कि फुटबॉल खेलती हुई क्या करती है, फुटबॉल से है जो कि उनके सर से गणगौर खेलती है। तो अब हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके ये जो घुड़ला नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर है जो कि जो गणगौर खेलते हुए महिलाओं का अपहरण हुआ था, तो उनको है जो कि आजादी दिलाई थी सातल देव ने। मारवाड़ शासक सातल देव ने घुड़ले खां को है जो कि मारा था और उन बच्चियों को है जो कि क्या किया था, आजाद किया था, तो स्वतंत्र किया था। तो हम कह सकते हैं ये जो नृत्य है ये कब से कब तक किया जाता है, तो ये नृत्य शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। क्यों, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन है जो कि क्या हुआ था, ये जो एक युद्ध हुआ था, कौसाणा का युद्ध जिसे कहते हैं, आपके 1492 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसमें कौसाणा कहाँ पड़ता है, ये आपके जोधपुर और नागौर के सीमा पे एक गांव पड़ता है कौसाणा। वहां पे ये जो युद्ध हुआ था जिसमें है जो कि आपके घुड़ले खां कौन था, अजमेर के सूबेदार मल्लुक खां का सेनापति था। तो मल्लुक खां को और घुड़ले खां को है जो कि सातल देव ने 1492 ईस्वी के अंदर कौसाणा के युद्ध में है जो कि एक बड़ी पराजित उनकी करवाई, यानी उनको है जो कि बहुत बड़ी हार हुई और वो वहां से है जो कि भागे। अब भागते समय वहां से है जो कि गांव के अंदर हम कह सकते हैं जो कुछ गणगौर खेलने वाली जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनको है जो कि क्या करते हैं, वो अपहरण कर ले जाते हैं और सातल देव उनके पीछे जो कि भाग के हम कह सकते हैं उनका सर काट देते हैं और उन बच्चों को है जो कि आजाद करवाया था। और फिर वही सर है जो कि बच्चियों को दे देते हैं, जो गणगौर खेलने वाली जो महिलाएं थी उनको देते हैं, तो वो वहां से है जो कि खेलती है। फिर क्या करते हैं कि उस युद्ध के अंदर जो आपके कौसाणा का युद्ध था उसके अंदर जो कि सातल देव भी काफी
गहरी जो चोटें आई उनको और घायल हो गए थे। तो क्या हो जाता है, गणगौर के दिन जो कि आपके कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को दिन जो गणगौर होती है उस दिन है जो कि सातल देव की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो नृत्य है ये आपकी शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के और चैत्र शुक्ल तृतीया यानी आपके गणगौर तक है जो कि नृत्य किया जाता है, क्योंकि इनके जो सातल देव है जो इनके रक्षक माने जाते हैं तो उनके है जो कि मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके, क्योंकि पहली बार शीतला अष्टमी के दिन इनको है जो कि आज़ादी मिली, और फिर हम कह सकते हैं आपके गणगौर के दिन है जो कि इनके क्या हो जाते हैं, जो रक्षक मान सकते हैं वो है जो कि सातल देव मारवाड़ के शासक, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो वहां तक है जो कि ये नृत्य किया जाता है, कम से कम 8-10 दिन जो भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद में ये जो नृत्य है, अब हम बात कर सकते हैं किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये नृत्य है जो कि मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में किया जाता है, जिसने क्या किया था कि कौसाना के युद्ध में गणगौर खेलती हुई महिलाओं के जो अपहरण करने वाला जो था, कौन था, गुड़ले खां को मारा था। गुड़ले खां कौन था, अजमेर के सूबेदार मलुक खां का सेनापति था। कौन था, मलुक खां का सेनापति, अजमेर के जो कि सूबेदार था। इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं क्या करते हैं, गुड़ले खां की प्रतीक स्वरूप, गुड़ले खां के प्रतीक स्वरूप क्या करते हैं, एक छिद्रित मटका सर पे लेती हैं, उसके अंदर पानी डालती हैं और कुछ जौ डाल देती है, और उसके ऊपर है जो कि क्या करती है, एक दीपक रख लेती है, और फिर क्या करती है, घर घर है जो कि घूम करती है और तेल वगैरह मांगती है, उससे है जो कि अपने गणगौर की पूजा करती है। और उस मटके को क्या करते हैं, जब गणगौर विसर्जन होता है उस दिन है जो कि क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। तो यहाँ तक है जो कि आप लोग है जो कि ऐसे से, और इस नृत्य के अंदर हम कई सारी और भी अन्य बातें करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको लिखवा दूं, या फिर हम कहें तो इस नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है, या फिर इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इस नृत्य को जो प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो गिंदोली नामक जो महिला है उनको दिया जाता है। अब इसके अंदर कई सारे जो मत है वो हम बात करें तो ये जो गिंदोली नामक जो महिला थी, कौन थी, गिंदोली, एक बार आप समझते रहो, गिंदोली कौन थी, ये पुत्री थी किसकी, गुड़ले खां की, ये गुड़ले खां की पुत्री थी, कौन थी, गिंदोली। तो ये क्योंकि ये एक खुद स्त्री होने के नाते इनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हमारे पिताजी ने इन बच्चियों को क्यों अपहरण किया है, तो इनको भी अच्छा नहीं लगा था। फिर ऐसा कहा जाता है, एक मत ये भी आता है कि भाई फिर क्या हुआ कि जब उन दोनों को मतलब गुड़ले खां को हराने के बाद में सातल देव क्या करता है, इनकी पुत्री गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली से विवाह कर लेते हैं, और फिर क्या करता है, इन्होंने जो कि इनकी याद में ये एक जो नृत्य है जो कि शुरू किया था, गिंदोली ने है जो कि ये नृत्य शुरू किया, कौन सा, गुड़ले खां नृत्य। फिर इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, जयपुर की एक महिला थी मणि गांगुली, इसने इसे नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि दिलाई। इसने है जो कि ये एक प्रमुख कलाकार नृत्यांगिना है जो कि मानी जाती है, मणि गांगुली, इन्होंने जो कि जयपुर की थी, इसने है जो कि इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। फिर इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम है रूपायन संस्था, बोरुंदा, कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। इसने है जो कि इस नृत्य को संरक्षण प्रदान कराया, और इस संस्था की स्थापना की बात करें तो 1960 के अंदर है जो कि यानी इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी, और किसके द्वारा और किसके सहयोग से की गई, तो विजय दान देता के सहयोग से इस संस्था की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे कोमल कोठारी दास, कौन थे, कोमल कोठारी दास ने है जो कि विजय दान देता के सहयोग से है जो कि इसकी स्थापना की थी 1960 के अंदर। किसी संस्था की, रूपायन संस्था, जो कि आपके कहाँ पे, बोरुंदा, जोधपुर के अंदर, जिसने है जो कि आपके घुड़ला नृत्य को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि इस संस्था की जो स्थापना है जो कि किसने की थी, आपके कोमल कोठारी दास ने, जो कि विजय दान देता के सहयोग से की थी। तो एक विजय दान देता का जो एक ग्रंथ भी है ना, क्या नाम से है, आपके बातारी फुलवारी। तो ये आप इस प्रकार से है जो कि याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग है जो कि थोड़ा नोट्स बना लेते हैं ना, तो साथ साथ लिखते रहो। अब ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या, और ये जो नृत्य है आपके स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें कौन नृत्य करती हैं, स्त्रियां नृत्य करती हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि जो कि इसके अंदर जो नृत्य किया जाता है वो कब से कब तक किया जाता है, ये आपके जो कि शीतला अष्टमी से ये नृत्य है
शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। शीतला अष्टमी से कब तक किया जाता है? गणगौर तक किया जाता है, क्योंकि इस दिन है जो कि आपका कौसाना का युद्ध हुआ था। ये कब आती है? शीतला अष्टमी। ये लिखने की, जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ रेड पेन से, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सभी को, जो हम लोगों ने त्योहारों का जो टॉपिक पढ़ा था त्योहार, उसमें आप लोगों ने जो कि अच्छे से पढ़ लिया होगा ना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ना, ये कब आ जाती है? ये शुक्ल पक्ष की शुक्ल तृतीया को। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, शुक्ल तृतीया को, इसकी चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं आपके घुड़ले खां जो नृत्य के बारे में। तो शीतला अष्टमी के दिन क्या हुआ था कि कौसाना का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर आपके जो घुड़ले खां क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, शीतला अष्टमी। और फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपके ये नृत्य जो अजमेर का सूबेदार था, मलुक खां, उनका सेनापति कौन था? घुड़ले खां। ये नृत्य मारवाड़ के शासक, ये आप लिख सकते हैं, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। किसकी याद में किया जाता है ये नृत्य? ये नृत्य मारवाड़ शासक सातल देव की याद में किया जाता है। मारवाड़ शासक सातल देव की याद में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसने घुड़ले खां को मारा था, की याद में किया जाता है, जिसने गणगौर खेलती हुई महिलाओं, जिसने गणगौर खेलती हुई महिलाओं का अपहरण करने वाले किसको मारा था? किसने किया था? घुड़ले खां। किसने किया था अपहरण? घुड़ले खां ने। तो इसने क्या किया था? जो गणगौर खेलने वाली महिलाओं का अपहरण करने वाले घुड़ले खां को मारा था। करने वाले घुड़ले खां को मारा था। घुड़ले खां को मारा था। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ये जो नृत्य है वो कब से कब तक? शीतला अष्टमी से है जो कि गणगौर तक किया जाता है। इसके अंदर यानी घुड़ले खां कौन था भाई? ये अजमेर के सूबेदार मलुक खां का सेनापति था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते रहो। घुड़ले खां, घुड़ले खां कौन था? अजमेर के सूबेदार मलुक खां। मलुक खां का कौन था भाई? सेनापति था। मलुक खां का सेनापति था। कौन था? घुड़ले खां। फिर आप इसके अंदर लिखें कि इस नृत्य में महिलाएं घुड़ले खां के प्रतीक स्वरूप क्या करते हैं? सिर पे छिद्रित मटका रख के है जो कि नृत्य करती हुई घरों घरों में है जो कि घूमती है। इस नृत्य में महिलाएं घुड़ले खां की प्रतीक स्वरूप घुड़ले खां के स्वरूप क्या करते हैं? सिर पे छिद्रित मटका, सिर पर छिद्रित मटका यानी जिसमें छेद हो, छिद्रित मटका
रख कर क्या करती हैं कि गुड़ लो घूम लो भाई घूम लो। तो ये नृत्य करती हैं और गणगौर विसर्जन के बाद में इसको है जो कि तोड़ देती है। नृत्य करती हैं और गणगौर विसर्जन के बाद गणगौर विसर्जन के बाद इस मटके को क्या कर देते हैं, मटके को तोड़ देती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। और इसके बाद में हम यहाँ पे है जो कि बात करते हैं कौसाना का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर किस युद्ध में है जो कि क्या होता है, कौसाना के जो युद्ध हम लोगों ने बात की थी, ये जो मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने जो कि कौसाना के युद्ध में है जो कि क्या किया था, इन्होंने इनको हराया था। तो कौसाना के युद्ध की बात यहां पे करते हैं। सातल देव ने कौन सा युद्ध किया था, कौसाना का जो युद्ध था उसके अंदर है जो कि घुड़ले खां को क्या करते हैं, हराते हैं। तो कौसाना कहां पड़ता है, आपके जोधपुर व नागौर, जोधपुर व नागौर की सीमा पे पड़ता है ना, सीमा पर गांव है एक। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को है जो कि समझ में आ गया होगा। फिर एक बार है जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस नृत्य के अंदर थोड़ी और भी बातें हैं जो भी हम लिख सकते हैं, एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको जो संरक्षण प्रदान किसने किया ये भी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। इस नृत्य को है जो कि प्रारंभ करने का जो श्रेय किसको जाता है, गिंदोली नामक महिला को। इस नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय, प्रारंभ करने का श्रेय, इस नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय है जो कि किसको जाता है, गिंदोली नामक महिला को। किसको जाता है, गिंदोली नामक महिला को जाता है। अब गिंदोली कौन थी जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर कई सारी और भी मत हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से प्रश्न जो नहीं आएगा कि भाई गिंदोली कौन थी। ठीक है, तो ये जो श्रेय है प्रारंभ करने का इस नृत्य को, किस नृत्य को, घुड़ले नृत्य को, तो ये किसको जाता है, गिंदोली नामक महिला को जाता है। फिर हम कह सकते हैं इस नृत्य को जो संरक्षण किसने दिया था, या फिर इसको है जो कि प्रस्तुति के अंदर है जो कि प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो वो थे आपके जयपुर की मणि गांगुली ने इस नृत्य को है जो कि क्या किया था, प्रसिद्ध करवाया। जयपुर की थी मणि गांगुली नामक, मणि गांगुली, जयपुर की मणि गांगुली ने इस नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि दिलाई। इस नृत्य को क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई। इस नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि दिलाई। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना, ओके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो ये जो जयपुर की एक महिला थी मणि गांगुली, इसने है जो कि इस नृत्य को है जो कि क्या किया था, प्रसिद्ध किया, या फिर हम कह सकते हैं इसको पॉपुलर किया। फिर हम कह सकते हैं इसी जो नृत्य को एक संस्था थी जिसने संरक्षण प्रदान करवाया। संरक्षण किसने किया था, रूपायण संस्था। कौन सी थी, रूपायण नामक एक संस्था थी, रूपायण संस्था। कहां पे है, बोरुंदा में, बोरुंदा जोधपुर ने इस नृत्य को जो कि इस नृत्य को क्या किया था, संरक्षण प्रदान करवाया। ये जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसने की थी, कोमल कोठारी ने, कोमल कोठारी दास ने, कोमल कोठारी दास ने स्थापना की। किसके सहयोग से, कोमल कोठारी दास ने है जो कि आपके विजय दान देथा के सहयोग से, विजय दान देथा के सहयोग से स्थापना की, के सहयोग से क्या की थी, स्थापना की थी।
और एक ही जो मैंने अभी बताया था आपको, इनका एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ भी है ना, विजय दानदेथा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है बातारी फुलवारी। क्या है? चलो याद रख लेना, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। तो ये इतना और लिख सकते हैं कि इस नृत्य को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो गिंदोली नामक महिला को दिया जाता है, और कहा जाता है वो है जो कि किसकी पुत्र थी? ये गिंदोली है जो कि आपके गुड़ले खां की पुत्री थी, गुड़ले खां की पुत्री थी। कहा जाता है कि इसने जगमाल है जो कि इसको लेकर के आए थे, और कई जगह कहा जाता है कि सातल देव है जो कि इसको लेके आए थे। लेकिन आपको केवल इतना याद करना है कि गिंदोली नामक जो महिला इसने है जो कि इस नृत्य को प्रारंभ किया था, कहाँ पे? मारवाड़ के अंदर, है ना। तो इसके अंदर संरक्षण प्रदान, यानी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं ये जो नृत्य है आपके डूबने की कगार में, यानी ये बंद हो रहा है। तो इसको जो संरक्षण प्रदान जो संस्था करने वाली है वो आपके बोरुंदा संस्था कौन सी है? जोधपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई थी? कोमल कोठारी दास के द्वारा की गई, जो कि आपके किसके सहयोग से? विजय दानदेथा के सहयोग से की गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। झांझी नृत्य, हेडिंग लगाइए झांझी नृत्य। हेडिंग लगाइए झांझी नृत्य। ये आपके स्त्री प्रधान नृत्य हैं। कैसा नृत्य है? स्त्रियां इसमें भाग लेती हैं, स्त्री प्रधान नृत्य है। और उसके बाद में ये हम कह सकते हैं, जैसे झांझी नृत्य के बारे में अगर पढ़े तो कहाँ का? ये भी आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर साइड का। और ये कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आपके जैसे कि अग्नि नृत्य कौन सा हो जाएगा? पुरुष प्रधान नृत्य, है ना। तो ये भी आपके है जो कि क्षेत्र से संबंधित जो रह गया। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कई सारे ऐसे जो नृत्य है वो आपके दोनों के अंदर आ जाते हैं, दोनों अलग अलग भागों के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि वो सांप्रदायिक दृष्टि से भी आ जाता है और आपके क्षेत्रीय के हिसाब से भी प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन उसके अंदर जो अधिकता रहती है उसके अंदर उसको है जो कि सेलेक्ट किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? मारवाड़ का। कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसर पे किया जाता है। ये भी आपके मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर है जो कि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? झांझी नृत्य। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके अग्नि नृत्य पढ़ते हैं। चलो पेज चेंज कर लेते हैं। अग्नि नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है? पुरुष प्रधान नृत्य है और कत्रिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। लगाओ अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ये अच्छा मतलब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो अन्य बातें हम लोग है जो कि बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ये जो अग्नि नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कत्रिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जहाँ पे संत जसनाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है, और वहीं पे ये नृत्य किया जाता है, वहाँ का प्रसिद्ध है। और कौन करते हैं इसके अंदर नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान में भी इसके जो अनुयायी होते हैं, संत जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं, जिसको सिद्धि प्राप्त हो, यानी जो सिद्ध पुरुष कहा जाता है, जिनको सिद्धि प्राप्त हो, वो इस नृत्य को करते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से क्या है, ये कब किया जाता है? फाल्गुन और आपके चैत्र माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन व चैत्र माह में किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि जो जसनाथ संप्रदाय के जो प्रसिद्ध जो साधु या फिर प्रसिद्ध जो पुरुष होते हैं, सिद्धि पुरुष जिसे कहा जाता है, सिद्ध पुरुष, वो क्या करते हैं? आग के, यानी हम कह सकते हैं आग के यानी अंगारों के जो ढेर होते हैं, इसके ऊपर है जो कि नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर पे नृत्य करते हैं। और इस अंगारों के ढेर को हम कह सकते हैं क्या कहा जाता है? धूणा। अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। और इन अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा, जिसे हमारी साधारण भाषा में इसे खीरा भी कहा जाता है ना। तो इस अंगारे के ढेर को कहा जाता है धूणा। इस पे ये है जो कि नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? सिद्ध पुरुष, है ना। और इनके अंदर जो अंगारे होते हैं,
जो आग के जले हुए होते हैं, यानी जो लकड़ियों के हम कह सकते हैं, उनको है जो कि मतीरा कहा जाता है। ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ये इसमें है जो कि केवल आपको है जो कि इतना ही याद रखना है। और फिर हम पढ़ सकते हैं थोड़ा, चलो एक दो बात और भी याद रख सकते हैं, उनको भी हम लिख लेंगे। तो जसनात संप्रदाय का ये जो नृत्य जो प्रारंभ कैसे करते हैं, जो रुस्तम जी थे, जसनाती संप्रदाय के जो संत थे रुस्तम जी, उनके जयकारे लगाते लगाते हैं जो कि साथ में ये नृत्य करते हैं और इन अंगारों पे है जो कि कूदते हैं और फतेह फतेह बोलते रहते हैं। इस नृत्य के जो नृत्य कलाकार हैं वो फतेह फतेह बोलते हैं। और इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करना है जो कि किस शासक ने किया था? बीकानेर शासक था गंगा सिंह, उसने है जो कि इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपका नगाड़ा है। कौन सा है? नगाड़ा। तो इसको है जो कि आप लोग थोड़ा लिख सकते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन करते हैं इस नृत्य को? पुरुष करते हैं। प्रसिद्ध कहां का है यह नृत्य? यह नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो नृत्य है किस संप्रदाय के जो लोग करते हैं? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और उसके बाद में हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो जो जसनात संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं वह इस नृत्य को करते हैं। जसनाती संप्रदाय के, जसनात संप्रदाय के सिद्ध पुरुष, जसनात संप्रदाय के सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? जिनको सिद्धि प्राप्त हो, जिनको सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे आप जाके देखो, ऐसे हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता। अंगारों पे पैर रख सकते हैं क्या कोई? और वो कोई 1 मिनट नहीं करते, काफी टाइम तक करते हैं। और इसके अंदर है जो कि जो जसनात संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वही इस नृत्य को कर सकते हैं और उनको मतलब सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष होते हैं वह पुरुष, इस पुरुष क्या करते हैं? आग के, यानी जो आग के ढेर होते हैं, आग के ढेर पर नृत्य करते हैं। आग के ढेर पर नृत्य करते हैं। ये कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र में। ये नृत्य फाल्गुन व चैत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन व चैत्र में यह नृत्य है जो कि किया जाता है। और जो हम लोगों ने बात की थी, इस नृत्य के अंदर जो आग का ढेर होता है उसे क्या कहा जाता है? धुना। आग के ढेर को इस संप्रदाय के लोग हैं जो कि इसमें आग के ढेर को क्या कहा जाता है? धुना। वह अंगारों को, आग के ढेर के मतलब हो गया आपके अंगारों के ढेर, है ना? जो आग के अंगारों के ढेर होते हैं, यानी काफी मात्रा में जो अंगारे होते हैं, वह अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। वह अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा कहा जाता है। तो यहां तक आपको है जो कि समझ में आ गया होगा। फिर है जो कि हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है? जो जलते हुए अंगारों के ढेर पे है जो कि क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो कि आग लिखा है तो अंगारे लिख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। बाकी आप सभी को है जो कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप अंगारे लिख सकते हैं, अंगारों के ढेर। ठीक है। तो अंगारों के ढेर पे है जो कि क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? किस संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनात संप्रदाय के लोग करते हैं।
तो एक बार आप लोग है जो कि इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अगर लिखें तो भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में यहाँ पे 1-2 लाइन और भी लिखनी है, वो आपके है जो कि इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किसने किया था इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किसने किया था? इस नृत्य को संरक्षण प्रदान बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को है जो कि क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। गंगा सिंह ने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बाद में एक मतलब इसको जो प्रारंभ होते हैं तो किसकी जो कि हम कह सकते हैं किसको मनाते हैं या फिर किसकी आराधना करते हैं? तो जसनाथ संप्रदाय के जो एक संत थे रुस्तम जी, उनके जयकारे के साथ में है जो कि इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं। तो ये भी एक लाइन लिख लो आप। इस नृत्य में यानी आपके जसनाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध जसनाथ संप्रदाय के संत कौन थे? रुस्तम जी। रुस्तम जी के जयकारे के साथ इस नृत्य का प्रारंभ करते हैं। इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं और क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। फतेह फतेह बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है जो कि इस नृत्य को जो कि जसनाथ संप्रदाय के जो संत थे रुस्तम जी, उनके जयकारे के साथ में इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं। और इस नृत्य में जो करने वाले जो नृत्य कलाकार है और क्या करते हैं? नृत्य कलाकार क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। यहां पे लिख लो, नृत्य कलाकार क्या करते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में है जो कि और एक चीज और इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? नगाड़ा। प्रमुख वाद्य यंत्र, कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? नगाड़ा, है ना। तो एक बार लिख लो, फिर उसके बाद में है जो कि आगे पढ़ते हैं कोई दूसरा नृत्य, है ना। तो चले अब पढ़ते हैं बम रसिया नृत्य। बम नृत्य उसका नाम होता है और हम फिर आगे उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसका नाम है जो कि बम रसिया। कैसे पढ़ा वो भी हम लोग है जो कि पढ़ लेंगे। बम नृत्य, ठीक है, क्योंकि इसमें है जो कि कृष्ण से संबंधित जो रसिक गीत गाए जाते हैं इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो जो बम रसिया नृत्य है, जो बम नृत्य है वो आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य, यानी इसमें है जो कि पुरुष से भाग लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं पुरुष इसको है जो कि इस नृत्य को करते हैं। तो आप सभी तक आवाज तो अच्छे से आ रही है ना। और अब हम बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? ये आपके जो कि भरतपुर व अलवर इस मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और होली के अवसर पर भी कब किया जाता है? जब नई फसल का आगमन होता है तो उस समय इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को? बम नृत्य को। इसमें 3 प्रकार के कलाकार जो होते हैं, इसमें 3 प्रकारों के अंदर है जो कि बांटा गया है। इसमें 3 प्रकारों के अंदर है जो कि बांटा गया है, जिसमें एक आपका पहला कलाकार हो गया ढोल, यानी जो ढोल है, बम है, थाली, नगाड़ा आदि बजाने वाले को है जो कि किस कैटेगरी के अंदर किया गया, यानी जो ये वाद्य यंत्र बजाते हैं जैसे यहाँ कि आपका ढोल है, बम है, थाली, नगाड़ा, तो इसको आपके प्रथम कलाकार कहा जाता है। फिर दूसरे जो कलाकार होते हैं वो आपके बांस के ऊपर रंगीन या फिर लाल कलर की जो ध्वजा फहरा के और जो गोल आकृति में जो घूमते हैं उसे कहा जाता है दूसरे कलाकार। तीसरे कलाकार वह होते हैं जो गायक होते हैं,
जो गीत गाते हुए नृत्य करते हैं उन्हें है जो कि क्या कहा जाता है आपके क्या बोलते हैं, तीसरे कलाकार। और इस नृत्य के अंदर भगवान कृष्ण से संबंधित है जो कि क्या किए जाते हैं, रसिक गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको है जो कि बम रसिया नृत्य है जो कि कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखिए आप बम बम नृत्य लगा दिए, हेडिंग लगा दीजिए, ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हैं। अब लिखते रहो, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये कहां का प्रसिद्ध है, भरतपुर, अलवर यानी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, यह आपके मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा किया जाता है, यानी आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी पढ़े हैं तो वो आपके होली के अवसर पर किए जाने वाले आपके जो क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात की है। इसके अंदर जो 3 प्रकार के अंदर बांटा है, यानी होली के अवसर पर किया जाता है। फिर भी होली के अवसर पर कब किया जाता है, तो ये आपके जो कि नई फसल जो आती है, होली के अवसर पर नई फसल की आगमन की खुशी भी उनकी साथ रहती है ना। होली के अवसर पर नई फसल के आगमन की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये है जो कि नई फसल के आगमन की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। इसमें कलाकारों को 3 रूपों के अंदर बांटा गया है, या फिर 3 श्रेणियां उनको दी गई है। इसमें कलाकारों को 3 श्रेणियां दी गई है। क्या हो गया, अच्छा ये हो गया। इसमें कलाकारों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें कलाकारों को क्या है, 3 श्रेणी में बांटा है। तो 3 श्रेणी कौन सी होगी, जैसे प्रथम कलाकार हो गए, तो ये आप इतना लिख सकते हैं, बाकी हम लोग है जो कि आगे लिख लेंगे। इसमें पहला हो गया आपका, पहला कौन सा कलाकार, जो आपके जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिसमें पहले कलाकार कौन से हो गए, पहले कलाकार जो आपके ढोल, ढप, थाली नगाड़ा व बम आदि वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, आदि वाद्य यंत्र बजाने वाले किस में आ जाते हैं, पहले कलाकार कहलाते हैं। फिर पढ़ते हैं दूसरे कलाकार। दूसरे कलाकार में क्या करते हैं, बांस के ऊपर, लिखते रहो साथ साथ, बांस के ऊपर लाल या रंगीन ध्वजा लगाकर गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करता है। तो ये दूसरे कलाकार हो गए। तीसरी श्रेणी में किसको बांटा गया है, तीसरी श्रेणी में हो जाएगा आपका गीत गाने वाले, यानी वह कलाकार, तीसरे कलाकार लिख लो आप, तीसरे कलाकार जो होते हैं आपके गायक। क्या करते हैं, गायक, यानी आपके गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। गायक
जो गीत गाते हुए क्या करते हैं, गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। जो आपके क्या करते हैं, गीत गाते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, उनको है जो कि किसके अंदर रखा गया है, तीसरे कलाकारों के अंदर। और इसको है जो कि बम रसिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नृत्य के अंदर भगवान कृष्ण से संबंधित है जो कि रसिक गीत गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण से संबंधित एक पॉइंट लगाइए इसमें, इस नृत्य में, इसे लिखो, इस नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित इस नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित रसिक गीत गाए जाते हैं। कैसे गीत गाए जाते हैं, रसिक गीत गाए जाते हैं। इसलिए इस नृत्य को बम रसिया क्या कहा जाता है, बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन को हम लोगों ने जो कि डिस्क्राइब किया है। तो आपको किसी प्रकार की कोई डाउट परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बम रसिया नृत्य को बम रसिया नृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें है जो कि इस नृत्य के अंदर आपके भगवान कृष्ण से संबंधित जो रसिक गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको है जो कि बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग है जो कि आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कि यानी इसका जो आधे आज तक नृत्य पढ़े हैं तो हम लोग कह सकते हैं आपके 6 से 7 इसके अंदर जो कि क्या बोलते हैं इसके भाग हो जाएंगे। तो आज का ये पहला भाग था, इसके अंदर कुछ क्षेत्रीय नृत्य हम लोगों ने पढ़े और फिर हम भाग 2 के अंदर मिलते हैं। तब तक क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।